माँ काली, इस तरह से लिख लीजिए। अब माँ यहाँ देखिए ऊपर है सबसे, और ऊपर कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है, माही नदी काटती है। का से यहाँ देखिए ये बीच में का है और भूमध्य रेखा बीच में है, तो भूमध्य रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है, कांगो नदी काटती है। अब मकर रेखा नीचे है, यहाँ ली नीचे है, तो ली से क्या हो जाएगा, लिम्पोपो। तो मकर रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है, लिम्पोपो नदी दो बार काटती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 26 जुलाई की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात को नियुक्त किया गया है। UAE को WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया, आपको याद रखना है। WTO का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन। पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, सिंगापुर में हुआ था 1996 में। 12वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ, 2022 में जिनेवा में हुआ था, आपको याद रखना है। WTO के बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। WTO की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका जिनेवा में है और इसकी अध्यक्ष कौन है, नागोजी ओंकोजा इबेला। नागोजी ओंकोजा इबेला ये अध्यक्ष हैं, कहाँ की रहने वाली है, ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं। और सदस्य कितने हैं WTO में, कुल 194 सदस्य हैं, आपको याद रखना है। नवीनतम सदस्य देश कौन सा है WTO का, अफगानिस्तान इसका नवीनतम सदस्य है, यह भी आपको याद रखना है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन 2023 में कहाँ पर आयोजित किए गए और उसके नवीनतम सदस्य देश कौन हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो G20 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। SCO 2023 की अध्यक्षता भी भारत ने की। G7 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, जापान में किया गया। क्वाड 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, इसका भी आयोजन जापान में किया गया। ब्रिक्स 2023 की अध्यक्षता कहाँ पर, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। आसियान 2023 की आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इंडोनेशिया में किया गया। COP28 का आयोजन कहाँ पर होगा, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में होगा। COP15 का आयोजन कहाँ पर हुआ, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है। और नाटो 2023 का आयोजन, अभी यहाँ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर चल रहा है, लिथुआनिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। यानी कि नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, लिथुआनिया में हो रहा है, आपको याद रखना है। G20 में कुल सदस्य कितने हैं, 19 सदस्य देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है, आपको याद रखना है। SCO में कुल 9 सदस्य हो गए हैं और नवीनतम सदस्य SCO का कौन है, ईरान, ये नवीनतम सदस्य बना है, आपको याद रखना है। G7 में कुल 7 सदस्य देश हैं। क्वाड में कुल 4 सदस्य हैं, कौन कौन से, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 सदस्य देश हैं, कहाँ पर, क्वाड में हैं। ब्रिक्स में अस्थायी रूप से 5 सदस्य हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये अस्थायी रूप से 5 सदस्य हैं। और ब्रिक्स का जो बैंक है उसको क्या कहते हैं, NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक उसको कहा जाता है। और इसका नवीनतम सदस्य किसको बनाया गया है, मिस्र को बनाया गया है, आपको याद रखना है। आसियान 2023 इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया और आसियान में कुल कितने सदस्य हैं, 11 सदस्य होंगे हैं और 11वां सदस्य किसको बनाया गया है, तिमोर लिस्ते को बनाया गया है, आपको याद रखना है। नाटो 2023 का आयोजन अभी चल रहा है लिथुआनिया में और नाटो में कुल कितने सदस्य देश हैं, कुल 31 सदस्य हो गए हैं और 31वां सदस्य अभी नवीनतम सदस्य किसको बनाया गया है, फिनलैंड को बनाया गया है। ये इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन पर कानूनी प्रतिबंध लगाया है, तो किसने लगाया है, रूस ने लगाया है। प्रतिबंध क्यों लगाया गया, उद्देश्य क्या है, तो पारंपरिक मूल्यों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। मतलब ट्रांसजेंडर विवाह, जो प्राकृतिक रूप से विवाह किस में होता है, स्त्री और पुरुष में होता है, तो ट्रांसजेंडर विवाह इसको भी यहाँ पर क्या कर दिया गया है, इलीगल घोषित कर दिया गया है। लिंग परिवर्तन मतलब भगवान ने पुरुष बना के भेजा है, यहाँ आकर मन किया कि हम स्त्री बनेंगे तो स्त्री बन गए। किसके द्वारा बनाया गया, तो मनुष्य द्वारा उसको स्त्री में परिवर्तित कर दिया गया। या किसी को भगवान ने स्त्री बना के भेजा है और उसका यहाँ पे आके मन परिवर्तित हो गया कि हम पुरुष बनेंगे, तो मनुष्यों द्वारा उसको पुरुष बना दिया गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ पर प्रतिबंधित हो जाएंगी। कौन कौन सी चीज़ें, ट्रांसजेंडर विवाह, लिंग परिवर्तन, पुरुष से स्त्री बनना या स्त्री से पुरुष बनना, ये सभी यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। कहाँ पर, रूस में, आपको याद रखना है। रूस के बारे में जानकारी देखिए। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को रूस की राजधानी है। रूस के राष्ट्रपति कौन है यहाँ पर, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, रॉसकॉस्मोस यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है।
और रूस के नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है? ग्लोनोस यहाँ के नेविगेशन सिस्टम का नाम है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो भारत का सेकंड जनरेशन का भी हाल ही में नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? आपको कमेंट करके बताना है। कौन से दो देश एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित हैं? तो रूस और तुर्की, ये एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है, आपको याद रखना है। नौतेज कोर केस ये किससे संबंधित? समलैंगिकता से संबंधित है और इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया था कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया। जोहान्सबर्ग में किसका आयोजन किया गया? फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक का आयोजन किया गया। इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? भारत की तरफ से इस बैठक में अजीत डोभाल जी शामिल हुए, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं भारत के। इन्होंने भाग लिया था और इसका उद्देश्य क्या था इस बैठक का? तो इस बैठक का उद्देश्य था साइबर सिक्योरिटी, इस बैठक का उद्देश्य था, आपको याद रखना है। ब्रिक्स की संकल्पना किसने दी थी? तो ब्रिक्स की संकल्पना जिम ओ'नील ने दी थी। पूर्व में इसका नाम क्या था? ब्रिक नाम था, BRIC, केवल इतना ही नाम था। पहला सम्मेलन कब हुआ? 2009 में रूस में इसका आयोजन किया गया था, पहले सम्मेलन का। और उसके बाद 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया, तो अब इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं वो सभी देश के पहले अल्फ़ाबेट हैं। जैसे देखिए BRICS, तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो ये 5 अस्थायी सदस्य हो गए हैं ब्रिक्स में, आपको याद रखना है। इस बैठक में भी हमने बताया अजीत डोभाल जी भाग ले रहे हैं, जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और इसका उद्देश्य क्या है? साइबर सिक्योरिटी इस बैठक का उद्देश्य है, आपको याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्स यहाँ की घास के मैदान को कहते हैं दक्षिण अफ्रीका के, और डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहते हैं, आपको याद रखना है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। इन 3 प्रश्नों में कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको काफ़ी कन्फ्यूजन होता होगा, तो आज के बाद उनका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आइए हम ट्रिक के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जय माँ काली, ये ट्रिक है। जय माँ काली ये क्या है? ये ट्रिक है। आप सभी जानते हैं कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा होती है और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश में कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा होती है, और भूमध्य रेखा बीच में होती है। तो इस तरह से आप लिख लीजिए माँ काली, इस तरह से लिख लीजिए। अब माँ यहाँ देखिए ऊपर है सबसे, और ऊपर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? माही नदी काटती है। कहाँ से? यहाँ देखिए ये बीच में का है और भूमध्य रेखा बीच में है, तो भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कांगो नदी काटती है। अब मकर रेखा नीचे है, यहाँ ली नीचे है, तो ली से क्या हो जाएगा? लिम्पोपो। तो मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, आपको याद रखना है। ये इतना आपको याद होना चाहिए। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश होती है और मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश होती है, ये आपको याद होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ब्रिटिश ओपन में पहली बार टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय गोल्फर कौन हैं? शुभंकर शर्मा ये टॉप 10 में शामिल हुए हैं। इनकी रैंक कौन सी है? इनकी 8वीं रैंक आई है। ये यूपी झांसी के रहने वाले हैं, यह भी आपको याद रखना है। संस्करण कौन सा था? तो 151वां जो ब्रिटिश ओपन ये खेला गया है, ये कौन सा संस्करण था? इसे 151वां संस्करण था, और यह दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ टूर्नामेंट है, यह भी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है? भायखला स्टेशन, ये महाराष्ट्र में इसको दिया गया है। भायखला स्टेशन महाराष्ट्र को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो सन 2000 से इसकी शुरुआत की गई। क्यों दिया गया यह पुरस्कार इस स्टेशन को? तो सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के लिए इस पुरस्कार को, इस स्टेशन को दिया गया, आपको याद रखना है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय, यह भी आपको याद रखना है। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड दिया गया? हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन है? फांगनून कोन्याक ये पहली महिला सांसद हैं। फांगनून कोन्याक ये पहली महिला सांसद हैं राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली। कहाँ की हैं? ये नागालैंड की पहली महिला सांसद है, आपको याद रखना है। इन्होंने 25 जुलाई 2023 को राज्यसभा की अध्यक्षता की है, आपको यह भी याद रखना है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी, ये वर्तमान में उपराष्ट्रपति, आपको याद रखना है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? किसको बनाया गया था? तो मीरा कुमारी ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे। नई संसद भवन में राज्यसभा और लोकसभा की सीट कितनी है? तो राज्यसभा की सीट कितनी है? 384 है और लोकसभा की सीट कितनी है? 888 है। नई संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। किसकी जयंती पर किया? तो वीर सावरकर जी की जयंती पर नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, यह भी आपको याद रखना है। और नई संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल ये इसके वास्तुकार थे। नई संसद भवन में संगोल को स्थापित किया गया। संगोल के शीर्ष पर किसकी प्रतिमा थी? तो नंदी की प्रतिमा थी, यह भी आपको याद रखना है। नई संसद भवन की आकृति त्रिकोणाकार है। और नई संसद भवन को किसने बनवाया? टाटा कंपनी ने इसको बनवाया था, मतलब बनाया टाटा कंपनी ने। और प्रोजेक्ट का नाम सेंट्रल विस्टा था, यह भी आपको याद रखना है। तो ये सारी जानकारी आपको नोट कर लेना है। वीडियो को आप पॉज करके इन सभी जानकारी को भी नोट कर लीजिए। इसको पहले हमने लिखवाया भी है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है? चेतावनी प्रणाली को सटीक बनाना इसका उद्देश्य है। आपदा अगर कोई आती है, जैसे कोई सुनामी आने वाली है या कोई भूकंप आने वाला है, तो उसकी चेतावनी मौसम विभाग को पहले से मिल जाती है। तो उसको सटीक बनाना ये इसका उद्देश्य है, यानी कि जो चेतावनी प्रणाली है उसको सटीक बनाना इसका उद्देश्य है जो यह बैठक की गई है। G20 पर्यटन समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर डल झील के पास इसका आयोजन किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि चर्चा में था और बहुत ही विवादित था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में यह बैठक की गई थी। तो इसलिए अदर देश द्वारा पाकिस्तान का इसमें विरोध किया गया, चीन का विरोध किया गया। तो इन सब के लिए यह इम्पॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर विरोध हुआ था। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है। SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? तो इसकी विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में हुई, यह भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? खजुराहो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। खजुराहो मध्य प्रदेश में किसका आयोजन किया गया? 5वें हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया। विषय क्या था? अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, ये इस सम्मेलन का विषय था, आपको याद रखना है। पहला संस्करण इसका कब आयोजन किया गया था इसका? तो 2019 में। कहाँ पर? उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया था पहले संस्करण का। CM कौन है? मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यह भी आपको याद रखना है। खजुराहो के मंदिर ये किस शैली में बने हुए? तो नागर और पंचायतन शैली में खजुराहो के मंदिर बने हुए हैं। और इसका निर्माण किसने कराया था? चंदेल वंश के शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया है? तो राजस्थान द्वारा इसको पारित किया गया है। गिग वर्कर्स का मतलब क्या होता है? तो किसी भी कंपनी जो होती है उसमें दो तरह के वर्कर होते हैं, एक अस्थाई होते हैं और एक अस्थाई होते हैं। तो जो अस्थाई वर्कर होते हैं उनकी सिक्योरिटी कंपनी लेती है, लेकिन जो अस्थाई वर्कर होते हैं उनकी सिक्योरिटी कंपनी नहीं लेती है। तो अस्थाई जो वर्कर होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए ये गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया है? राजस्थान सरकार द्वारा इसको पारित किया गया है। तो गिग वर्कर्स के अंतर्गत जैसे जोमेटो हुआ, स्विगी, ओला, इन सभी के जो वर्कर होते हैं ये अस्थायी होते हैं। तो इन सभी की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार ने गिग वर्कर्स बिल लागू किया है, पारित किया है, आपको याद रखना है। राइट टू हेल्थ और अधिवक्ता संरक्षण कानून, यह भी राजस्थान सरकार द्वारा ही इसको लागू किया गया है। हाल ही में 400 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में माइक फेल्प्स के 15 साल पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले लियोन
मार्चंद का संबंध किस देश से है? तो ये फ्रांस देश के रहने वाले हैं। लियोन मार्चंद ये फ्रांस के रहने वाले हैं और ये क्या है? यह एक तैराक हैं। इन्होंने 4 मिनट 2.5 सेकंड में 400 मीटर पार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो पुराना रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? माइक फेल्प्स का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। ये फ्रांस के रहने वाले हैं। माइक फेल्प्स कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये अमेरिका के रहने वाले हैं, आपको याद रखना है। और इन्होंने 28 ओलंपिक पदक जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड है, 23 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 2 ब्रांज मेडल इन्होंने जीते हैं। कुल टोटल 28 मेडल इन्होंने ओलंपिक में जीते हैं। भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो ये तलवारबाज हैं। कोनेरू हम्पी ये शतरंज खेल से संबंधित है, आपको दोनों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एज द व्हील टर्न्स, या इसको हिंदी में कहते हैं जैसे ही पहिया घूमता है। पुस्तक के लेखक कौन है? रंजीत प्रताप इस पुस्तक के लेखक हैं। रंजीत प्रताप जैसे ही पहिया घूमता है पुस्तक के लेखक हैं। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन वेंकैया नायडू जी द्वारा किया गया, जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे, आपको याद रखना है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू। इन्होंने जैसे ही पहिया घूमता है पुस्तक का विमोचन किया है, यह भी आपको याद रखना है। तो ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के 11 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।